लाडो लक्ष्मी योजना की बात कर रहे थे, 2100 रुपया हर औरत को देने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये चीज पॉसिबल है? देखिए, सरकार पर तो निश्चित रूप से बहुत पड़ेगा, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन ये बजट कहाँ से सरकार निकालेगी? युवा वर्ग के लिए रोजगार के साधन मुहैया करवाने होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार पहली बार बजट पेश करने जा रही है। उम्मीद है कि 13 मार्च जो संभावित डेट है, 13 मार्च को नायब सिंह सैनी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ साथ वो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट उनके पास है, वो जो बजट है वो पेश करेंगे। इस बजट में क्या हो सकता है? क्या हरियाणा में महिलाओं के लिए योजनाएं हो सकती हैं? क्या युवाओं के लिए रोजगार की योजनाएं हो सकती हैं? क्या घोषणा पत्र में चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था उसमें किए गए वादे जो हैं उनको सरकार इस बजट में पूरा कर सकती है, उनकी ओर ध्यान दे सकती है? इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो प्री बजट पर आज चर्चा करेंगे। मेहरा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, 13 मार्च को बजट पेश होने वाला है, नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। तो इस बार का हरियाणा का जो बजट है वो कितना लोगों का पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है? इस बार बजट में क्या क्या हो सकता है? जो बीजेपी सरकार ने चुनाव के दौरान संकल्प पत्र जारी किया था उसमें 7 उन्होंने घोषणाएं की थी, उसके साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा जो मुद्दे थे उसमें उन्होंने शामिल किए थे। क्या वो सब जो है उन पर गौर कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? क्या इस बजट में वो शामिल किए जा सकते हैं? स्पेशली लाडो लक्ष्मी योजना जो है उसकी तरफ ध्यान जा सकता है? क्या वो इस बजट में अनाउंस कर सकते हैं? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी देखते हैं, तो किस तरह का बजट हो सकता है इस बार? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में पहली बार हरियाणा का बजट पेश करने जा रहे हैं, और वो आपने बताया कि संभावित है 13 तारीख, संभावित नहीं, मुझे लगता है 13 तारीख को बजट पेश करेंगे जी। और बजट में किस प्रकार की योजनाओं को शामिल किया जाएगा, ये लोगों में अभी एक उत्सुकता का विषय बना हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना संकल्प पत्र जारी किया था, घोषणा, जिसमें जो योजनाएं शुरू करनी है उन योजनाओं के बारे में जिक्र था। उनमें 7 संकल्प थे और जिसमें 20 विषयों को जो उन्होंने टच किया था। तो अब लोगों का की इस बात पे उत्सुकता बढ़ी हुई है कि उनमें से किस प्रकार की किन योजनाओं को इस बजट में शामिल किया जाएगा और किन योजनाओं को आने वाले 5 साल में पूरा किया जाएगा जी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है, जो लोगों का ध्यान जिस पे है, शिक्षा से संबंधित योजनाओं पर है, क्योंकि शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो सरकार का एक संकल्प भी है, कि दावा भी है और वादा भी है कि आने वाले केंद्र सरकार का तो ये है कि 2030 तक पूरे के पूरे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्रावधान किए गए हैं वो पूरे सभी प्रावधानों को पूरी तरह 2030 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार ये लोगों से वादा करती आ रही है कि 2025 के अंत तक सभी जो प्रावधान है और सभी जो 2000 एनईपी 2020 में जो पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी आई थी, में जो प्रावधान दिए गए उनको 2025 के अंत तक पूरी तरह हरियाणा में लागू किया जाएगा। इसके लिए बजट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केजी से और यूनिवर्सिटी लेवल तक की जो एकेडमिक जो क्लासेस हैं, जो सारी की सारी संस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, और जो अध्यापकों की प्राध्यापकों की जो कमी है उनको भी फिलअप करना होगा। तो इस पे बहुत सारे बजट की भी जरूरत पड़ेगी। और इस प्रकार से अगर महिलाओं के बारे में अगर हम बात करें तो महिलाओं से लाडो लक्ष्मी योजना है, उन्होंने बहुत तवज्जो इस पर दी गई है, और इस नारे के नाम पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ मिला था। बिल्कुल मिला। और एक जो प्रदेश में महिलाओं को 500 रुपये सिलेंडर देने की जो बात है, ये जो मुख्य योजनाएं हैं, युवाओं से संबंधित योजनाएं, मुख्य जो योजनाएं हैं, उन पे इसी
बजट में सरकार ने काम करके दिखाना होगा, इन योजनाओं को इंक्लूड करना होगा। और वो किस प्रकार से इंक्लूड कर पाएंगी, मुझे लगता है उसके लिए बजट की आवश्यकता रहेगी, और ज्यादा बजट की आवश्यकता रहेगी। जैसे पिछली साल की हम बात करें तो 1,89,876 करोड़ रुपए का हरियाणा में बजट था जी, और इस बजट में 60,000 करोड़ रुपए की ऋण राशि लौटाने की देनदारियां थी, जो देनदारी थी, जी जी, वो 60,000 के बड़ी अमाउंट होती है बजट में। और इस बार भी एक बजट की बढ़ोतरी जो प्रदेश सरकार में हरियाणा में अमूमन होती आई है, वो 14-15% के आसपास बजट की बढ़ोतरी होती आई है। तो इस बार भी जो बजट अगर 14 या 15% बढ़ता है तो मुझे लगता है कि इसमें 2.25 लाख के हाँ, 2-2.25 लाख, 2.25 और के आसपास 2.20-2.25 लाख के आसपास जो बजट है ना, इतना आने की उम्मीद है। उसमें देनदारियां भी होंगी। 60 लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो 60,000 करोड़ रुपए की देनदारियां थी, और इसमें अगर 2-2.25 लाख का करोड़ का बजट अगर पास करती है सरकार तो इसमें 60,000 करोड़ से भी अधिक की देनदारियां होंगी। वो ऋण की जो वापसी है वो करनी पड़ती है सरकार जी। को। और इस प्रकार से इस सारी देनदारियों के बाद जो बजट रहता है उस पे जो प्लानिंग की जो योजनाएं हैं, डी प्लान की है और जो नॉन प्लान योजनाएं हैं, उन पे काम सरकार ने करना होता है। जी, लाडो लक्ष्मी योजना की बात कर रहे थे आप अभी, माफ करना मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। लाडो लक्ष्मी योजना की बात कर रहे थे, 2100 रुपया हर औरत को देने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये चीज पॉसिबल है हरियाणा में, हर औरत को 2100 रुपया देना? तो सरकार पर कितना बोझ पड़ सकता है उस चीज का? देखिए, सरकार पर तो निश्चित रूप से बहुत पड़ेगा, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन ये बजट कहाँ से सरकार निकालेगी? बजट के लिए रेवेन्यू कलेक्शन करना पड़ेगा, और रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू के लिए अगर सरकार स्टेट टैक्स लगाती है तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई भी ना बढ़े और योजनाओं को भी शामिल किया जा सके, इस तरह का बैलेंस सरकार ने एक बजट में मेरा साहब, हरियाणा स्टेट जो है वो ऑलरेडी एक बड़े बोझ के तले, कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख करोड़ जो है वो बजट जो है, ऑलरेडी इतना कर्ज हरियाणा के ऊपर है। तो अगर ये योजनाएं जो है क्रियान्वित होती हैं तो आप कह रहे हैं जैसे कि सारी योजनाएं जो है वो उसको शुरुआत कर देंगे, वो शुरू में पहले बजट में शुरू कर सकते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बोझ जो है वो स्टेट पर ज्यादा नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से छोटा स्टेट है और 3.5 लाख करोड़ रुपए की राशि ऋण होना इस हरियाणा जैसे छोटे राज्य पर वो बहुत बड़ी बात होती है, और एक चुनौती है सरकार के लिए। और इस चुनौती से कैसे उबर पाएगी? आपने बात की है लाडो लक्ष्मी योजना की। लाडो लक्ष्मी योजना में जो 2100 रुपये प्रति महीना महिलाओं को देने की बात की गई है, संकल्प पत्र में उन्होंने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र जो चुनाव से पहले था उसमें शामिल किया है। और जैसे 500 रुपये सिलेंडर की बात देने की बात की है, और बहुत सारी योजनाओं की बात करेंगे। जी जी जी। लेकिन ये मुख्य योजना जो महिलाओं से संबंधित ये योजनाएं हैं, और शिक्षा के हमने बात की तो ये 3-4 डिपार्टमेंट की जो इस पे तो क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना तो लोगों को एक उम्मीद है कि वो जैसी सरकार बनेगी शुरू हो जाएगी। लोगों में निश्चित रूप से बजट के लिए उत्सुकता इस कारण बनी हुई है कि महिलाओं को क्या देंगे, और उधर जो विपक्ष के नेता है उनका भी ध्यान इस बात पर है कि लाडो लक्ष्मी योजना को किस शेप में कितना जल्दी लागू किया जाएगा, और सिलेंडर को जो 500 रुपये सिलेंडर देने की बात है वो किस प्रकार कितना जल्दी शुरू किया जाएगा। अगर इस बजट में सरकार शामिल करती है तो मान के चलो आपको बहुत एक बजट में और ज्यादा राशि इंक्लूड करनी पड़ेगी, और अगर सरकार इस योजना में नहीं कर पाती है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी एक फेल्योर भी मानूंगा मैं, और बड़ी चुनौती भी है सरकार के लिए। और देखने वाली बात यह है कि सारी की सारी महिलाओं को किस प्रकार से इसमें इस योजना में शामिल किया जाएगा। मेरे साहब, चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे हर पार्टी करती है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, पिछले 100 दिन का जो कार्यकाल था उसमें इन्होंने अपने बहुत से वादे पूरे करने की बात की थी, और अब ज्यादातर जो औरतें हैं उनका ध्यान लाडो लक्ष्मी योजना की ओर है। 2100 रुपया सरकार उनको कैसे देती है, पर मुझे लगता है कि अगर ये जो सरकार है 2100 देने की बात करते हैं तो इनको उसके लिए कुछ पैरामीटर्स शायद कहीं ना कहीं बनाने पड़ेंगे,
हो सकता है जैसे आपने हमारी बात हुई थी पहले कि बिलो पॉवर्टी लाइन की जो औरतें हैं क्या उनमें कुछ लिमिटेशंस, क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, वो नेशनल इश्यू बना हुआ है। ये महिलाओं के लिए जो योजना की बात है, दिल्ली में भी इसी योजना के तहत, इससे मिलती जुलती योजना के तहत 2500 रुपये देने की बात जो भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, और इससे पहले हरियाणा में जैसे कही थी, हरियाणा में बजट आने वाला है। तो दिल्ली में अभी तक 8 मार्च की वो लिमिट, वो एक सीमा रखी थी। प्रधानमंत्री ने बयान भी दिया था कि 8 मार्च को हर महिला के खाते में 2500 रुपये आएंगे। लेकिन अब आएंगे या ना आएंगे, कितना, किस हिसाब से वो दे पाएंगे, ये देखने वाली बात है। हालांकि एक संशय बना हुआ है दिल्ली के लोगों में कि किस प्रकार से, क्योंकि अभी तक दिल्ली में इस योजना पर कोई काम हुआ नहीं है। तो इसी तरह अगर हम हरियाणा में भी देखें तो हरियाणा में भी इस योजना पे कोई काम, रजिस्ट्रेशन है, किस तरह की, किस स्टेट में लेके आना है, अभी इस योजना पर कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हरियाणा में महिलाओं को, हरियाणा में लोगों को एक विश्वास अभी तक है कि आने वाले बजट में इसको शामिल किया जाएगा, और किस स्टेट में शामिल किया जाएगा ये सरकार तय करेगी इसको। अगर सारी महिलाओं को पूरी 2100 रुपये देने की घोषणा करती है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए। और मुझे लगता है कि सरकार इसमें कोई न कोई पैरामीटर, कोई न कोई कंडीशंस तय करेंगी, और कंडीशन हो सकता है कि जो 1,80,000 जो एनुअल जो इनकम जिन लोगों की है, उन महिलाओं को, उन परिवारों को शायद शामिल करें। गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जो मानते हैं 1,80,000, जो आम, जो सरकार की योजनाओं का, जो कल्याणकारी, जो सामाजिक योजनाओं का जो फायदा सरकार, हरियाणा सरकार दे रही है, उन सभी जो परिवार ले रहे हैं 1,80,000 से, जिसकी इनकम कम है, उनको शायद, उन महिलाओं को, उन परिवार की महिलाओं को शामिल करने का योजना हो सकती है। इसी प्रकार से जो गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो शायद उन्हीं योजनाओं को, उन्हीं महिलाओं को शायद इंक्लूड इसमें करें जिनकी इनकम है ना, जो एनुअल इनकम की बात करें तो 1,80,000 से कम हो। तो इस प्रकार का एक क्राइटेरिया शायद हो सकता है गवर्नमेंट तय करे। मेरे साहब, युवाओं की बात करेंगे हम जी, युवाओं की बात करेंगे। देखिए, हरियाणा की जो बात करें तो हरियाणा का जो युवा है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है, और कहीं ना कहीं उसी का फल है कि वो प्रदेशों की तरफ पलायन कर रहा है, विदेश में जा रहा है, और अभी अमेरिका से डिपोर्ट हुए हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, ये भी नेशनल मुद्दा, इंटरनेशनल मुद्दा रहा है। तो उसमें हरियाणा के बहुत से युवा रहे हैं जो डंकी लगा के अमेरिका गए, इतना इतना पैसा, क्योंकि उनको हरियाणा में भविष्य नजर नहीं आया। तो क्या इस बार के बजट में नायब सिंह सैनी सरकार युवाओं के लिए भी कुछ ला सकती है? देखिए, जो डिपोर्ट वाले मामले की आपने बात की, बहुत बड़ा मामला है, इंटरनेशनल मामला है, और युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ मामला है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। अमेरिका से ने जो डिपोर्ट किए हैं जो हमारे युवा हैं, उसमें हरियाणा के, ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब के युवा, इससे जो युवाओं का जो आकर्षण, जो बाहर जाने के लिए आकर्षण निरंतर बढ़ रहा है। डिपोर्ट हुए हैं, अब भी युवा वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका नहीं तो दूसरे और देश के लिए कहीं कहीं वो प्लानिंग अभी बढ़ा रहे हैं कि अमेरिका अगर डिपोर्ट करता तो अमेरिका नहीं लेता, तो इधर उधर से कहीं कहीं दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आकर्षण क्यों बढ़ा हरियाणा के युवाओं में? क्योंकि बेरोजगारी दर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और एक उनको जो अपनी प्रगति के युवाओं में अपने सपने साकार करने का जो एक विजन है, जो एक नहीं दिख रहा मुझे लगता है हरियाणा में। और उस जो अपने सपने को साकार करने की जो बात है, वो कहीं कहीं उनको लगने लगी है कि हम विदेश में जाकर इनको साकार कर सकते हैं। और युवाओं का प्रदेश से भी, हरियाणा से भी और पंजाब से भी, अपने प्रदेशों से विश्वास उठना, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी और युवा पीढ़ी के लिए भी, और पूरे देश और प्रदेश की जनता के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी। तो इसको रोकना निश्चित रूप से जरूरी होगा। और ये कैसे रुक सकता है? युवा वर्ग के लिए रोजगार के साधन मुहैया करवाने होंगे, और साधन मुहैया करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, जिनकी अब सरकार है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में कहा है कि 2 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष युवाओं को दी जाएंगी। जी जी जी। और उसके लिए बजट का प्रावधान भी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ 5 लाख प्रतिवर्ष ऐसे
युवाओं को रोजगार के साधनों से जोड़ना पड़ेगा, ताकि वो अपना स्टार्टअप्स हो जी, या जी, और जी। कोई बिजनेस हो वो जी, जी, जी। शुरू कर पाए। वो किस प्रकार से शुरू कर पाएंगे, उसके लिए भी सरकार को फाइनेंस की जरूरत बट पड़ेगी। ऑब्वियस बात है, लोन्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा सरकार को, इसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा। और इस साल जो लिमिट रखी है 2 लाख और 5 लाख की, उस पर तो निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए और प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 10 अत्याधुनिक शहरों की स्थापना करने की आधुनिकीकरण भी बात बात की की बात जी, की। जी, जी। जो कुंडली मानेसर हाईवे है, उसके केएमपी है, उसके आसपास जो 10 शहरों को नए स्थापित करने की बात, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। और इस काम पर, जो अत्याधुनिक शहर स्थापित करने की बात है, इस काम पर सरकार ने अभी से काम करना होगा, तब जाके अगले 5 साल में काम पूरा कर पाएंगे। और अभी से अगर ये सरकार इस पे जो शहरों की स्थापना करने की बात है, उस पर अगर काम करती है, तो युवाओं को मन में एक विश्वास पैदा होगा, एक विश्वास जगेगा कि हरियाणा सरकार, स्टेट की सरकार आपके लिए कुछ करने जा रही है। और उनका विदेशों में जाने का रुझान है वो भी घटेगा, और एक युवा वर्ग में एक विश्वास पैदा होगा कि यह सरकार आपके लिए कुछ कर रही है। ये निश्चित रूप से सरकार ने इस तरह की योजनाओं पर काम करके दिखाना होगा। उसके साथ साथ युवाओं पे हमने बात की, और जो बेरोजगारी की जो जहाँ तक समस्या का समाधान है, वो सरकार ने निश्चित रूप से इस बजट में कोई न कोई झलक दिखानी होगी। जैसे एक नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, नॉन स्टॉप हरियाणा। नॉन स्टॉप हरियाणा का मतलब हर वर्ग के लिए नॉन स्टॉप योजनाएं लागू करना। और इसी जो बजट है, जो अगले 5 साल सरकार ने काम करना है, पहला जो सरकार का ये बजट है, उस पे निश्चित रूप से सरकार ने कुछ कुछ करके दिखाना होगा, ताकि हर वर्ग को एक विश्वास पैदा हो कि सरकार आपके लिए कुछ करने जा रही है, ताकि लोगों की इनकम भी बढ़े, रोजगार भी मिले, और रोजगार के साधन भी लोगों को मुहैया हो। इसी प्रकार से सरकार ने किसानों के लिए भी काम करना होगा। जी बिल्कुल। अभी सरकार ये कह रही है कि 24 जो फसलें हैं उन पे एमएसपी दिया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। और किस तरह से एमएसपी देगी आगे, किस तरह से आगे बढ़ाना है, और उन योजनाओं को शामिल करना है। और जो किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, और किसानों खेती में किसान और ज़्यादा कैसे आगे बढ़ पाए, कृषि उत्पादन कैसे बढ़े, और ये सारी बातों पर सरकार ने कुछ फसल की समय पे खरीद हो, फसल में इस बजट में एक झलक दिखानी होगी। जी जी जी। तो ऑटो उत्पादन कैसे बढ़ सकता है? अगर प्रदेश में ऑटो उत्पादन बढ़ता है, तो हमारे देश में औद्योगिकरण बढ़ता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इन सारी योजनाओं पर अगर सरकार काम करना पड़ेगा, सरकार को करेगी, तो उसके लिए बजट चाहिए होगा। जी मैं बिल्कुल वहीं आ रहा था। तो उस आर्थिक जो वित्त है, जो उसका किस प्रकार से उनका प्रावधान किया जाएगा, या तो सरकार को लोन लेना पड़ेगा, या फिर रेवेन्यू के लिए टैक्स लगाने पड़ेंगे। नहीं, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं दूसरे बाहर से या दूसरी कंट्रीज से या दूसरे स्टेट से बड़े इन्वेस्टर्स को लाके, जैसे आपने अभी बताया कि 10 शहरों को बड़े वो आधुनिकीकरण उनका कर रहे हैं, तो वहाँ औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो बना सकते हैं वहाँ पे, और उसके साथ वहाँ पे इन्वेस्टर्स को साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि इन्वेस्टर्स वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं, और जिससे स्टेट को एक रेवेन्यू जनरेशन आए। और देखिए, पिछले 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और मुझे लगता है 2-3 इन्वेस्टर मीट हो चुकी है जी, और उस इन्वेस्टर मीट में एमओयू समझौतों में साइन तो हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कोई उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस सरकार नहीं कर पाई। और इन्वेस्टर मीट के नाम से तो एक बहुत बड़े बड़े गुड़गांव में और जो कई जगह आयोजन कर लेती सरकार, पर उस पर ज़्यादा मुझे लगता है उसके कारण क्या हो सकता है? प्रभावी रूप से काम नहीं हो पाया। उसके लिए एक सुविधा, एक पॉलिसी, एक अच्छी पॉलिसी जो इन्वेस्टर उसके लिए आकर्षण, मतलब अपने इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे हरियाणा में आकर्षण दिखाई दे उनका, तो नो डाउट हरियाणा में मैन पावर है, और हरियाणा के साथ साथ एनसीआर का एरिया हरियाणा में है, और दिल्ली के 3 और हरियाणा लगता है। उसका फायदा मुझे लगता है हरियाणा सरकार अभी तक
बेहतर तरीके से उठा नहीं पाई है। और अगर एनसीआर इतने बड़े क्षेत्र, उसके पास एक मैन पावर भी है और सभी तरह के हवाई अड्डे, कनेक्टिविटी, ये सारा कुछ है। तो और मुझे लगता है रोड कनेक्टिविटी हरियाणा में निश्चित रूप से अच्छी हुई, हरियाणा में के साथ साथ पूरे देश में अच्छी हुई। और हमारी रेलवे और रोड कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी जो जितनी सरल और सुलभ हरियाणा में है ना, वो शायद किसी स्टेट में हो। लेकिन फिर भी इन्वेस्ट के मामले में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो या बड़े उद्योगपति जो यहाँ पे आना चाहे, उसके मामले में हम कहीं कहीं पीछे हैं। और इसके लिए सरकार ने विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अगर अभी से जो 10 शहरों की हम बात कर रहे हैं कि अत्याधुनिक शहरों की स्थापना, इन शहरों में अगर इन्वेस्टर आएंगे और अपना जो उद्योग धंधे हैं और जो अपनी जो संस्थाएं हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं यहाँ पे आके, जिस भी रूप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो अगर आते हैं तो ये सरकार की सफलता माना जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं लोगों पे बोझ कम पड़ेगा। इस बजट में सरकार को कुछ न कुछ दिखाना होगा कि इतने इन्वेस्टर यहाँ पे इन शहरों में उद्योग लगाने के लिए या दूसरी जो इकाइयाँ वो स्थापित करने के लिए आ रहे हैं, और एक टारगेट रखना होगा कि इतने हम इस बार इन्वेस्टर लेकर आएंगे, और उस पर पूरे साल में काम करके दिखाना होगा। अदरवाइज इन्वेस्टर मीट करने का मुझे लगता है कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। सिर्फ सरकार पे खर्चे का बोझ बढ़ता है। जितना खर्चा सरकार इन्वेस्टर मीट पे कर जाती है, उतना नहीं लगता कि उतना इन्वेस्टर वहाँ पे खर्च लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो जी। तो इसके लिए प्रभावी रूप से बजट में भी दिखाना होगा। सरकार ने कमिटमेंट करना होगा बजट के साथ साथ, कुछ जो योजनाएं बजट में दी गई हैं उनको पूरे साल में वो करना होगा, उन पे क्रियान्वित करना होगा। और अब की बार सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है, आमजन से सुझाव मांगे। हाँ, मैं आ रहा था, वहीं पे आ रहा था मैं कि इस बार नायब सिंह सैनी ने शायद हरियाणा के इतिहास में पहली बार है कि आम लोगों से सुझाव लिए हैं बजट को लेकर, अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से सुझाव मांगे हैं, विपक्ष से भी सुझाव मांगे हैं। और क्या लगता है कि ये जो सुझाव इन्होंने मांगे हैं, देखिए सुझाव की जहां तक बात है, हर आदमी सुझाव दे सकता है। आप जिससे भी कहेंगे, ऑपोजिशन वाले अपने तरीके से सुझाव देंगे, उनके अपने मंत्री या अपने विधायक अपने तरीके से सुझाव देंगे, और पब्लिक जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सुझाव देंगे। यहाँ बैठ के आप और मैं भी हम सुझाव दे सकते हैं। लेकिन क्या इन सुझावों का सरकार को फायदा होगा? क्या सरकार उन सुझावों को मान सकती है? क्या लगता है आपको? देखिए, इस बारे में जो अब की बार ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो आम आदमी से सुझाव मांगे हैं, और एक अच्छी पहल सरकार की हम इसको कह सकते हैं जी। और 10,000 से भी अधिक एक सरकार जो आंकड़ा जारी कर रही है, सरकार की तरफ से एक जो डाटा आ रहे हैं, उसमें पता चला है कि 10,000 सुझाव से भी अधिक सुझाव आए हैं। और किस प्रकार के सुझाव आए हैं, किन लोगों ने भेजा है, वो तो सरकार अभी देख रही है, वाइबल है क्या या फिजिबल है क्या है, किस तरह से वो सरकार अब देख रही है। उसमें किन किन जो सुझाव हैं, किस प्रकार की जो सलाह है, उनको शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक और अच्छी शुरुआत पंचकुला में 2 दिन तक एक एक्सरसाइज की है। सभी जो भारतीय सत्तारूढ़ जो पार्टी के विधायक हैं और विपक्ष से विधायक हैं, सबसे एक मीटिंग की है, उनसे भी सुझाव मांगे, सलाह मांगे कि किस प्रकार के जो कार्य हैं, किस प्रकार की जो नीतियाँ और प्रोग्राम हैं, किन किन योजनाओं और प्रोग्राम को बजट में शामिल किया जा सकता है जिससे लोगों का फायदा हो। ये निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। मैं इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ मुख्यमंत्री को और उसकी पूरी सरकार को। तो जहाँ तक आपने बात कही कि 10,000 जो सुझाव आए हैं, उनमें से किस प्रकार के सुधार हैं जो शामिल किया जाएगा, तो ऑलरेडी मन बना चुकी है। एक तो सरकार के पास 2 योजनाएं होती हैं, नॉन प्लान और प्लान की योजनाएं जो होती है बजट में, उनको शामिल करना होता है। तो जो इन योजनाओं से संबंधित जो सुझाव आए हैं, उनको तो निश्चित रूप से शामिल करेगी। और जो सरकार ने एक टारगेट सोचा हुआ है कि इन योजनाओं को इस प्रकार के जो सुझाव आए हैं, इनको शामिल करना। लेकिन जो दूसरी तरह के जो सुझाव हैं, जो जिनका सरकार पे ध्यान मुझे लगता नहीं होगा, उन सुझावों को मुझे लगता है एक तरफ करेगी, अगले बजट में देख सकती है। अब सुझाव 10,000 में से बहुत लोगों ने अलग अलग फील्ड के अलग अलग क्षेत्रों में सुझाव दिए हैं। उस सारे के सारे सुझाव शामिल करना
एक सरकार के लिए और उससे एक दिशा मिल सकती है कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से एक आने वाले बजट में भी, जी। और जो प्लानिंग की जो योजनाएं हैं उसमें भी कहीं कहीं उनको बाद में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि 2 तरह का बजट होता है उसमें। तो अगर 10,000 में से जो सुझाव हैं, जो सलाह है, उनको अगर शामिल करेगी सरकार, और इसके अलावा जो 7 संकल्प उन्होंने लिए थे अपने घोषणा पत्र में, और जिस 20 विषयों को जो उन्होंने टच किया था, तो अगर उन पे भी कुछ न कुछ सरकार काम करती है, और मुख्य रूप से 2 जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं और शिक्षा से संबंधित योजनाएं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी साल पूरी तरह लागू होनी है, और महिलाओं के लिए जो बहुत उत्सुकता का विषय बना हुआ सभी प्रदेश की जनता के लिए कि महिलाओं को सरकार क्या देने जा रही है, लाडो लक्ष्मी योजना में क्या देगी, किस प्रकार से क्या देगी, महिलाओं को सिलेंडर कितना देगी, कितने महिलाओं को सिलेंडर देगी। इन सारी योजनाओं पे अगर सरकार इसी बजट में काम कर दिखाएगी तो सरकार को इनकी विश्वसनीयता लोगों में और ज्यादा बढ़ेगी। अगर लाडो लक्ष्मी योजना और महिलाओं को सिलेंडर देने में, विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल जाएगा, सिलेंडर देने में कहीं न कहीं कोताही अगर सरकार बढ़ती है बजट में, तो निश्चित रूप से विपक्ष को मुद्दा मिलेगा, और सरकार में विश्वसनीय लोगों का विश्वास जो है वो कम होगा, लोकप्रियता कम होगी। जी। तो मोटा मोटी शिक्षा और जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं और युवाओं से संबंधित योजना, इसी बजट में सरकार ने कुछ लेकर आना होगा, चाहे किसी शेप में लेके आए, किस शेप में लेके आएंगी, या जो इस तरह की आइडेंटिफिकेशन करेगी कि जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार, उन परिवारों को, महिलाओं को इस योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। तो ये किस प्रकार से, ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन कुछ सरकार ने इन योजनाओं पर कुछ इस बजट में करना होगा, काम करना होगा, और निश्चित रूप से अगर सरकार इन योजनाओं पर काम करेगी तो बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी तो फिर टैक्स या और कोई रास्ता सरकार ने अपनाना पड़ेगा, या तो टैक्स लगाना पड़ेगा, या फिर ऋण और ज़्यादा लेना पड़ेगा। ऋण की जो मात्रा है वो ऑलरेडी हरियाणा सरकार पार कर, मुझे लगता है बहुत, बिल्कुल 3.5 लाख करोड़ से भी अधिक। तो अगर ऋण बढ़ता है उसका भी बोझ कहीं बढ़ता है, तो कहीं आम जनता पर पड़ेगा। जी। तो ये सरकार को इन सारी बातों को एक संतुलन बनाकर बजट पेश करना होगा, ताकि लोगों में लोकप्रियता भी, विश्वास भी बना रहे, और युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ मिले, और जो किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, और सभी वर्गों को, शेड्यूल कास्ट के वर्गों को, सभी सामाजिक जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उनमें इजाफा हो, और उनका लाभ मिले। गरीब वर्ग को, विशेष रूप से गरीब वर्ग के लिए सरकार ने इसमें योजनाएं बनाई, SC/BC वर्ग के लिए, और सभी वर्गों को इंक्लूड करना होगा इन योजनाओं में। तभी सरकार का पर एक आने वाले 5 साल के लिए सरकार पर विश्वास बढ़ेगा लोगों का, और सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ेगी। अन्यथा फिर जो कांग्रेस पार्टी की या दूसरे विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, सरकार को घेरने में भी पीछे नहीं आते। तो दोस्तों, नायब सिंह सैनी सरकार जो है वो अपना पहला बजट जो है वो 13 मार्च को पेश करने जा रहे हैं। अगर इस बजट में वो हर वर्ग का ख्याल रखते हैं, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं, वो जो घोषणाएं या योजनाएं वो बनाते हैं और उनको फायदा पहुंचाते हैं, तो यकीनन लोगों का विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ जाएगा और लोगों में एक नया विश्वास जागेगा। अन्यथा जो विपक्ष है उसको एक मुद्दा मिलेगा। और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।